सबको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद स्पीड। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जो भी आते हैं अल्फ़ाबेट पे, ठीक है। तो अगर मेरी वॉइस पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि उतनी साफ़ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, उसमें जिससे मैं पंखा खोला हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी आवाज़ के पीछे नॉइज़ सुनाई देगी, तो यार थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। तो तो यार चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तो यार बेसिकली आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और क्या पूछे जाता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है क्या है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो टेस्ट होता है ना, उस बेसिकली आपको अल्फ़ाबेट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर उसकी जो बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करा दूँगा। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो कहाँ से करोगे, आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें से आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ पर आपको बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन सब नहीं करना है, आपको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन सही रहेंगे, कौन से क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट है वो टाइप के आपको लगाने चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं जाना चाहिए, ना ज़्यादा आपको लो जाना चाहिए, आपको मीडियम में रहना चाहिए, ठीक है, लो से लेकर मीडियम तक। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल के लिए UPSC IAS का है, ठीक है, तो आपको हार्ड जाना चाहिए, ठीक है, उसमें। और वही आपका फॉर एग्जांपल CDS के लिए तो आपको नॉर्मल लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपने एग्जाम के हिसाब से देखना है कि आपको किस लेवल तक वहाँ पर हार्डनेस पूछी जाती है और किस लेवल तक वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट टेस्ट के वो किस तरीके से होते हैं तो देखते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस अल्फ़ाबेटिकली इन दैट डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका जो मिडिल टर्म है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म आपको जो फाइंड आउट करके बताना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। अगर आप सीरीज़ में देखो तो सीरीज़ में जो टर्म्स हैं वो लाइन से नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रखे, ठीक है, वो बेसिकली रैंडमली अरेंज कर रखे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर आ गया रेडिकल, फिर रेडिएट, फिर रैकेट, फिर रेडियस, फिर रेडार, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो R सब में सेम है, ठीक हो गया। A सब में सेम है, ठीक है, R A सब में सेम था। लेकिन जैसे ही आप तीसरा वर्ड लेटर लिखने जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है C, तो C पहले आता है, D बाद में आता है, तो रैकेट फर्स्ट हो गया, ठीक हो गया। फिर C तो अब D इन चारों में सेम है, पहले दूसरा और तीसरा और चौथे में, ठीक है, D में सेम है। अब देखोगे उसके बाद वाला तो I सब में सेम है, यहाँ पर A है तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखोगे आप उसके I के बाद, ठीक है, तो I के बाद यहाँ पर इसमें C है, इसमें A है, इसमें U है, तो A वाला तीसरा हो गया। तो आपको 3 मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब थर्ड वाला ये पूछ रहा है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला मिडिल टर्म होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3 तीसरा यहाँ पर आएगा, तो इन पाँचों के बीच में कौन सा है, तीसरा है, तो तीसरा मिडिल टर्म अपने आप हो जाएगा। इस मतलब तो आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, ये मत कर देना कि वहाँ पर वो पूछ रहा है मिडिल टर्म तो आपने क्या लिख दिया वहाँ पर, आपने लिख दिया सेकेंड वाला, आप कह रहे हो ये होगा मिडिल। वो इन तीनों के बारे में नहीं पूछ रहा है, इन पाँचों के बीच में से पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, देखो रीजनिंग में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके विद रिस्पेक्ट में जो ये क्वेश्चन है वो पूछेगा, ना कि जो विद रिस्पेक्ट में जो आप आंसर निकाले उसकी रिस्पेक्ट में, समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये थर्ड होता, फिर आप मान लो इन दोनों में से फिर ये फोर्थ होता, फिर फिफ्थ होता, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको उन पाँचों में आपको निकालना पड़ता है जो उनके मिडिल में आएगा। तो मिडिल में कौन सा आता है, रेडिएट या मिडिल में आता है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो पूछ रहा है कि पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर इन वर्ड ब्रेक्स, ठीक है। तो इनकी जो लेटर की जो पोजीशन है रिमेन अनचेंज्ड व्हेन दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वो उसमें कहने का मतलब ये है कि इन ब्रेक्स को आपको ऊपर ऐसे लिखना है और नीचे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और फिर देखना है कि कौन कौन सी जो पोजीशन है वो चेंज होती ही नहीं है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन उसने इस तरीके से पूछा है, लेकिन मतलब उसका यही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपने ब्रेक्स लिखा, फिर उसको ब्रेक्स को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने लिख दिया, तो ABEKR आ गया, ठीक है। तो के सेम हो गया, ऐसा सेम हो गया, तो दो अल्फ़ाबेट हैं जो अनचेंज रहते हैं अरेंज करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरफाई हो गया होगा, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पर एक आपको सीरीज दे दी है इसने पूरी, ठीक है। M4 ऐसे करते 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 यहाँ से के तक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। जिसके बाद एक कॉन्सोनेंट आता है लेकिन इमीडिएटली एक कॉन्सोनेंट नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद
क्या आता है, इमीडिएटली फॉलोड बाय आ क्या कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसके बाद कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन इमीडिएटली तो कौन सा मतलब उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता होगा, ए ई, कहने का मतलब इसका ये है कि उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं आता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए इसमें सिंबल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सिंबल्स की बात हो रही है। ऐसे सिंबल बताओ, ठीक है, तो ये आप कीवर्ड पर पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है, तो यहाँ सिंबल्स की बात हो रही है। सिंबल सब फाइंड करने पर कौन है, ये देखो परसेंट हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, ऐश हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर का सिंबल हो गया, यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल हो गया, ठीक है। अब आप पहले हम जाते हैं परसेंट में, तो परसेंट में पहले क्या आता है, ये आता है, बाद में ये आता है, तो दोनों में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें बी है, इसमें यू है, ए इसमें वोवल है, ए ई आई ओ यू वाला, ठीक है। वोवल पता है ना क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो ये यू है, वोवल हो गया, ये कॉन्सोनेंट है। तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें वो बात दोनों ही कर रहा है, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो एक वोवल ही होगा, ठीक है। यहाँ जाओगे तो यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए उसने, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला कि उसके स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं, तो ये देखो होने से रहा, चलो ये तो हो जाएगा, स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होना चाहिए लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दोनों सेम दोनों कॉन्सोनेंट ही हो गए, तो ये तो नहीं हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर नंबर हो गए तो हो नहीं सकता, ठीक है, और ना ये कॉन्सोनेंट है ना ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर नंबर है, तो बचता सिर्फ एक यही है, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एक ये बचता है और एक सिंपल मान लो ये कॉपीराइट की भी, कॉपीराइट भी होगी, हाँ वैसे चलो मान लो, ठीक है, ये कॉपीराइट हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसने बोला है कि प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, हो सकता है स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट हो लेकिन बाद में, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन है, तो एन तो कॉन्सोनेंट है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ऐसा एक ही सच अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जिसमें तो आपको बेसिकली यही है कि कॉन्सोनेंट देन सिंबल, उसका कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट नहीं हो क्या हो सकता है, वोवल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, तो नंबर तो है नहीं यहाँ पर कोई बाद में, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया और मैंने क्या बोला, ठीक है, ये आपका क्लियरिफाई हो गया था। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अबव सीरीज सच दैट ईच ऑफ विच इज़ नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। अभी कहने का चाह रहा है, ठीक है, वही कह रहा है कि कितने नंबर हैं ऐसे दैट, अब ऊपर इन दिस सीरीज में जो रूप में ऊपर देखी थी हमने, सच दैट ईच ऑफ विच इज़ नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, ठीक है, जो बाद में इमीडिएटली जब आता है प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब होता है मतलब बाद में, ठीक है, जिसमें बाद में एकदम से लेटर नहीं आना चाहिए, और नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल, ठीक है, और इमीडिएटली फॉलोड नहीं होना चाहिए सिंबल, फॉलोड मतलब होता है पहले से चला हुआ, ठीक है, फॉलोड मतलब पहले से चला हुआ, और ना ही प्रीसीडेड बाय लेटर। तो इसने जो आगे है उसको बाद में बता रखा है, जो पीछे है उसको आगे बता रखा है, तो मतलब इसका कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। और लोग सोचेंगे कि प्रीसीडेड है तो पहले आता होगा और जो फॉलोड है वो तो बाद में आता होगा, नहीं नहीं नहीं, फॉलोड पहले आता है देन प्रीसीडेड बाद में आता है, ठीक है। तो अगर प्रीसीडेड बाद में आता है तो सिंबल्स पीछे सिंबल हो सकता है क्योंकि वो बोला लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट वो बोला नॉट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो और ठीक है, और वो कह रहा है नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा नंबर, हाउ मेनी नंबर, ऐसा नंबर जिसमें नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, तो लेटर नहीं तो क्या हो सकता है, सिंबल हो सकता है, तीन चीज़ तो है ना उसके अंदर, एक लेटर है, एक नंबर है और एक सिंबल है, तीन चीज़ तो है, और कौन क्या और क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको। तो वो कह रहा है कि उसकी तुरंत बाद लेटर नहीं होना चाहिए, सिंबल हो सकता है, ठीक है, और फॉलोड बाय सिंबल्स, तो सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कौन कौन से डिजिट है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, तो सीरीज दोबारा देखेंगे। अब देखो यहाँ पर नंबर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो इसके बाद वो कह रहा है कि सिंबल होना चाहिए, तो सिंबल है नहीं है, तो गलत हो गया। फिर नंबर ये है, किसके बाद सिंबल है नहीं, इसके बाद सिंबल तो है नहीं। फिर नंबर कहाँ पर है 8 में, किसका सिंबल है बिल्कुल सही है, तो लेकिन इसके आगे क्या लेटर है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका पहला, ठीक है। अब ये गए 1 पे, तो ये भी गलत है, यहाँ सिंबल है नहीं कोई, तो यहाँ पर है लेकिन इसके आगे है सिंबल, इसके पीछे आपका डिजिट लेटर है, ठीक है, तो ये तो होने से रहा। फिर हम जाएंगे आपका दूसरे उस पर, सॉरी हमें यहाँ गलती कर दी, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि लेटर, देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है
लेटर पहले होना चाहिए फिर सिंबल होना चाहिए। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नंबर बीच में होगा, लेटर पहले देन सिंबल बाद में, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेटर पहले और सिंबल बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए सिंबल पहले हो लेटर बाद में हो, ठीक है। क्योंकि नॉट लिखा है तो ये नहीं होना चाहिए, नॉट है, ठीक है। इसको आप याद रखना है, ये नहीं करना है। लेटर पहले, फिर पहले लेटर आ जाए और सिंबल बाद में आए, ठीक है। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होना क्या चाहिए, होना उसका उल्टा चाहिए, पहले आपका सिंबल आ जाए देन आपका लेटर आए, ठीक है। कितने हो रहे हैं ऐसा, तो देखोगे आप यहाँ पर हो रहा है, पहले यहाँ सिंबल आ रहा है देन उसके बाद लेटर आ रहा है, फिर देखोगे यहाँ पर एक सिंबल आ रहा है उसके बाद यहाँ लेटर आ रहा है, तो ऐसे 2 नंबर है, ठीक है। और कोई अपने आपको नंबर नहीं दिया ऐसा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देने वाली बात क्या है वो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में ना, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन आपको यहाँ देखने वाली बात यह है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें अभिषेक है, इसमें अभी है, इसमें अभिमन्यु है और इसमें अभिलाषा है। अब वो फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि चलो अरेंज करो इसको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले क्या आएगा फिर सबसे बाद में क्या आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जो असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप मान लो क्वेश्चन होगा कि यार अभी तो ये खाली इतना ही है, तो ये इसको मतलब ये लास्ट में आएगा क्या, या पहले आएगा, क्या होगा। तो जो भी लेटर इतना ही है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ अभी भी समय सेम है और ये इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये पहले आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यार देखो इसके बाद कुछ है ही नहीं ना, मतलब यहाँ तो समझ सेम है, तो ये सब पहले आएगा। जहाँ तक ना अगर लेटर छोटा देता है उतना ही देता है, तो सबसे पहले आपका आएगा वो लेटर, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले वही लेटर आएगा। तो याद रखना है ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब जो बात में सब कंपेयर कर तो एल पहले आता है, देन एम आता है, देन एस आता है, तो फिर ये सेकेंड थर्ड या फोर्थ पता, इतना ही था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देता है, मतलब देखो मैं आपको यहाँ बेसिकली मैं अलग अलग टाइप्स करा रहा हूँ क्वेश्चन से, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपकी बेस पर बना हुआ होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो बेसिकली। और कुछ दूसरे क्वेश्चन आते हैं या ऐसी लैंग्वेज आती है तो आपको पता रहेगा कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन का हमारा मतलब यही है, सेंस यही है, हम कर इस तरह कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको पता रहे कि लैंग्वेज बोलने का चाह रहा है, लैंग्वेज किस तरीके से फंसा रहा है, किस तरह से घुमा रहा है, आपको उस समय दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सीधा कहोगे चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सीधा मैंने कॉन्सेप्ट लिया और मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी कि आपको लैंग्वेज की नहीं पता कि लैंग्वेज किस तरीके से वो बोल रहा है, ठीक है। लैंग्वेज कुछ लिख रहा है लेकिन वो कह कुछ और रहा है, ठीक है। आंसर हमें कुछ किसी और तरीके से फाइंड करना है। तो आप जब वीडियो देखते हो ना तो आपके माइंड में क्लियरिटी आती है कि अच्छा वो कहना ही चाह रहा है, सब कहना ही चाह रहा है, अच्छा यहाँ पर ही कहना चाह रहा है। तो ये क्लियरिटी आपके माइंड में आती है, वो दिक्कत वो गलतियाँ नहीं करते हो जो बाकी लोग करते हैं कि सीधा बुक उठाया और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। बेसिकली उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको याद ये रखना है कि जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। और आपने मान लो तुक्के से या फिर बहुत देर में क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, तो आपको वो दिमाग बैठेगा नहीं, फिर बैठेगा कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये मेरा तो तुक्के से ही हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरी वीडियो देखो, ठीक है, और मैं नहीं बोलता हूँ सब दूसरी वीडियो देखो, मैं इतना बोलता हूँ आप जहाँ से पढ़ो, ठीक है, आपको पहले कोई अच्छे जो टीचर है उससे पढ़ना जरूरी है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चे होते हैं कि मैथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके तो मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो आपको ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना चाहिए। और यूट्यूब से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, लेकिन खुद में दिक्कत ये होती है कि आपको सही टेक्निक नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं पहले से सही टेक्निक निकाल के रखी है, तो आपको समझना है और उसका इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब आपको कोई चीज़ समझाता है और वहाँ से आप समझते हो तो आपको एकदम से चीज़ें क्लियरली बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एकदम से नया अपना फ्रेश स्टार्ट किया। तो बेसिकली आप वीडियो देख सकते हो, किसी भी वीडियो देख सकते हो और वहाँ से सीख सकते हो कि हाँ क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कैसे करता है। बेसिकली देखो पूरी इसकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, बस आप बेसिकली देखो कि कहाँ कहाँ वो जो उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, इसी के 10 क्वेश्चन कराएंगे, इसी के 20 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, अच्छा है कि प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन ये देखो ना आपका टाइम का जो यूजेज है वो कहाँ पर जा रहा है। एक क्वेश्चन को 10 तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर एक बार आप समझ गए तो फिर तो आपको खोल के अपना खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो वही मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन करा दूँ ताकि फिर आप अपने क्वेश्चन लगा सको, ठीक है। बेसिकली मैं आपको
हमारी वीडियो इस सीरीज़ में, ठीक है। बाद में मैं आपको एक पूरी दिखा दूँगा, फिर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताते रहूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना कि इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आप ले सको, उनको आप समझ सको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपका सारा समय बस इसी में जा रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में जा रहा है, आप नए जो टाइप्स हैं वो नहीं कर रहे हो, तो आप रह जाओगे, ठीक है। एग्जाम में कभी सेम क्वेश्चन नहीं देता है, अलग अलग टाइप देता है, और एक ही क्वेश्चन में महारत हासिल नहीं क्वेश्चन होगा, आपको अलग अलग क्वेश्चन में महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है रीजनिंग का और ये फैक्ट है मैथ्स का, ठीक है। यहाँ टाइप्स बदलते रहते हैं और आपको हर टाइप से मास्टरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे कुछ होगा, आपने कहा कि मैं बस एक टाइप आता है, वो बस उसमें मैं मास्टर हूँ, अगर वो टाइप नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ दूँगा, तो ये गलती आप मत करना। आपको अलग अलग टाइप्स आने चाहिए, ठीक है। और बेसिकली आप जाइए, वीडियो देखिए, बहुत सारे एजुकेटर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स के सब क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उनके क्वेश्चन देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो, ठीक है। कोई टफ की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड, ठीक, क्या फॉर्म नहीं हो सकता है, जैन फॉर्म नहीं हो सकता है, इंसिग्नियन नहीं हो सकता है, इनफैंट नहीं हो सकता है, या इंसैंट नहीं फॉर्म हो सकता है। तो इसके लिए अब क्या करना है, बस जो ये लेटर है ना, इसको कंपेयर करना है इसको इससे कंपेयर मत कर देना, ठीक है। हैंड कंपेयर करना है सिग्निफिकेंट से, इसकी पर्टिकुलर लेटर है, फिर इंसिग्निया को सिग्निफिकेंट से, ठीक है, फिर इनफैंट को, फिर देन नेसेंट को इससे, ठीक है। सबसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ई है वो इसमें तो है ही नहीं, तो फोर्थ वाला ऑड हो गया, ठीक है। तो ये आपको बस देखना है, एक्स्ट्रा लेटर आपको फाइंड आउट करना है, जितने भी दिए हैं उतने ही यूज़ करके, एक्स्ट्रा लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन देखो लैंग्वेज देखो कितनी इसमें गंदी बना रही है। और मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों जरूरी है कि आपको किसी भी देखना जरूरी है, क्योंकि ताकि आपको लैंग्वेज समझना है कि लैंग्वेज बोल क्या रहा है, ठीक है। आप देखो ये कुछ नहीं है, ये खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आप कहोगे ये तो बच्चा भी कर लेगा इसको, लेकिन लैंग्वेज ने ऐसे बना दी कि मतलब बड़े बड़े 2-3 पल के लोग सोचते रह जाए, ठीक है। 5-10 सेकंड तुमको, सॉरी 5-10 मिनट तुमको लग जाएंगे कि इससे बोल क्या रहा है, ये पागलपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसने बोला कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर, ठीक है। अभी बोल रहा है कि हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन नंबर 6837941, ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द नंबर एज दे विल बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है। आपको कुछ तो समझ में आया हुआ, ठीक है, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर का कुछ बोल रहा है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, इस नंबर को लिखना है, फिर आप उसको नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, 9876431 करके आपने उसको लिख दिया, ठीक है। अब आपको बीच में पढ़ना है, बीच में क्या बोल रहा है, एज फार एज अवे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नंबर एज दे विल बी देन अरेंज विद इन द नंबर, ठीक है। तो हाउ मैनी कितने डिजिट हैं इस नंबर के अंदर जो कि बहुत दूर है बिगनिंग से, ठीक है, ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इनका पूरा मतलब डिजिट रैंक चेंज ना हुई हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कितने ऐसे नंबर हैं जो सेम है, बेसिकली ये बोलना चाहता है। अब कितना चूतिया पाया, वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कितने नंबर सेम है, उसने कितना लैंग्वेज को क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि कितने डिजिट है नंबर में 6837941 के अंदर, ईच ऑफ इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग, जो बिगनिंग से बहुत दूर है, ठीक है, ऑफ द नंबर एज दे विल बी व्हेन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन नंबर। तो स्टार्ट तो ईच ऑफ इस बिगनिंग से कितना दूर है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि बिगनिंग से जो नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर मैच नहीं होते तो बहुत सारे हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, 2 नंबर मैच हो रहे हैं, 8 8 1 1, ठीक है। तो 2 ऐसे नंबर हैं जो मैच हो रहे हैं और बिगनिंग से दूर हैं, ठीक है, मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मैच हो नंबर पूछ रहा है, बस हो गया। तो वो डिजिट नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी डिजिट है, रैदर वो पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं वो बता दो, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है और बताना है कि 2 हैं, समझ में आया। असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर की आपको वहाँ पर अरेंज कर देना इस नंबर को, समझ आ रहा है। और कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली समझने वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना बेस्ट क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल ये 519 दे देगा, 378 दे देगा, 436 दे देगा, 624 दे देगा और 893 दे देगा। वो बोलेगा कि इफ पोजीशन ऑफ 1 and 3rd डिजिट विद इन द ईच नंबर आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान ये बात रखनी है कि वो क्या बोल रहा है, वो डिजिट के बारे में बोल रहा है, वो नंबर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट के बारे में बोल रहा है, वो नंबर के बारे में नहीं बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि उसने फिर लास्ट क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर फिर कौन होता है। अब समझो आपको क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले तो आपको जो इसका पहला नंबर है ना 5 को इंटरचेंज करते हैं 9 से, तो यहाँ पर आप 9 5 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 7 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 3 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 आएगा, यहाँ पर 3 9 कितना 8 आएगा, ठीक है।
अब आपको उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों करना है? क्योंकि आपको बड़ा से छोटा लेके चलोगे, क्योंकि यहाँ पर तभी आपको मैं सीरीज में इसको अरेंज करते हैं ताकि आप छोटा से बड़ा लेके चलोगे ना, फिर आपको बड़े से छोटा लेके चलो, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि टीचर करेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल छोटे से बड़ा लिखते हो या बड़े से छोटा लिखो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है आपको। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ बड़े से छोटा लिख लिया। जब हमने बड़े से छोटा लिखा तो हमको पता चला कि सेकंड लास्ट 4 to 6 है, और वो पूछ यही जाएगी सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर 4 to 6 है, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। इस बात को बोलना नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स गए। आपने सॉल्व की थी मैथ के लिए, फिर लास्ट में मैथ में मिलेंगे। क्वेश्चन में देखोगे कि सेकंड जो 4 to 6 है वो असली में कौन था, तो असली में क्या है, वो 6 to 4 है। तो 6 to 4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हमें आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन देना है हमेशा। रीजनिंग में आंसर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आएगा, मैथ में विद रिस्पेक्ट टू आंसर आएगा, ठीक है। जो आपको जो लास्ट में वैल्यू आई उसकी विद रिस्पेक्ट टू आंसर आता है। रीजनिंग में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रीजनिंग है वहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन ही आपको आंसर देना है, उसके अलावा आपको कुछ चोरियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अब इनमें से दो चीज़ें हैं। अब वो यहाँ क्या बोला है, नंबर है, ओरिजिनल नंबर में से आंसर न्यू सीरीज चेक करके, ठीक है। अगर डिजिट बोलता है तो न्यू सीरीज से चेक एंड न्यू सीरीज से आंसर, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। एक चीज़ आपको और याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या वो है, या वो क्या चीज़ है, वो ये कि नंबर ओरिजिनल सीरीज में से अगर वो बोल रहा है नंबर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, अगर वो नंबर ही बात कर रहा है तो नई जो न्यू सीरीज़ है ना उसमें से नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? चेक जो न्यू सीरीज़ है वहाँ से करेंगे, आंसर हमारा ओरिजिनल सीरीज़ से आएगा, आंसर हमारा ओरिजिनल सीरीज़ से आएगा, और चेक हम न्यू सीरीज़ से करेंगे। लेकिन अगर वो बोलता है कि कौन सा डिजिट है, याद रखना मैंने क्या बोल रहा हूँ, अगर वो एग्जाम बोलता है कि डिजिट बताओ, डिजिट बताओ, डिजिट, ठीक है, तो न्यू सीरीज़ से आपको चेक करना है एंड न्यू सीरीज़ से ही आंसर देना है। मैंने क्या बोला, अगर नंबर आता है तो आपको न्यू सीरीज़ से चेक करना है, ओल्ड सीरीज़ से आपको आंसर देना है, जो क्वेश्चन में देता है उसके विद रिस्पेक्ट टू आंसर देना है। लेकिन अगर इसने बोला कि डिजिट बताओ भाई, डिजिट यहाँ बोल रहा है वो डिजिट, तो न्यू सीरीज़ आपको चेक करना है, न्यू सीरीज़ से ही आपको आंसर देना है, जो नई सीरीज़ आप फाइंड आउट करी उसे आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखो, बार से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किससे आंसर दिया, जो क्वेश्चन में दिया था उससे आंसर दिया। यहाँ पर देखो अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको दूसरी डिजिट पूछ रहा है, वो हाईएस्ट दूसरी डिजिट बताओ। क्या बोला उसने, देखो ये पूछ रहा फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर इंटरचेंज। अब यहाँ पहले हम क्या कर रहे थे, वहाँ पिछले क्वेश्चन में वहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो डिजिट है उसकी जो वैल्यू उसको इंटरचेंज कर रहे थे। यहाँ पर ये बोला है कि फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट है उनकी वैल्यू को इंटरचेंज करो, उनके नंबर को इंटरचेंज करो, विच आर फॉलोइंग बिल में सेकंड डिजिट और हाईएस्ट नंबर है। सेकंड डिजिट कौन सी होगी, हाईएस्ट नंबर की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत ध्यान से रखो, ठीक है। यहाँ बोला है सेकंड डिजिट, याद रखना डिजिट अगर बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि डिजिट फाइंड आउट करो, ठीक है, तो आपको नई सीरीज से फाइंड करना ही करना है और नई सीरीज में ही चेक करना है, नई सीरीज से आंसर देना है। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि वो पूछ रहा है डिजिट, समझ में आता है आपको, मतलब पता है ना डिजिट और नंबर का। नंबर एक पूरा होल कंप्लीट होता है, ये 738, डिजिट मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल 7 एक सिंगल डिजिट है, 3 एक सिंगल डिजिट है, 8 एक सिंगल डिजिट है। डिजिट हमारे सिंगल में ही होती है, वो कभी भी ऐसे नंबर में नहीं होती, 738 या 73 या 83 ऐसे कभी नहीं होगी। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओल्ड सीरीज लिखिए 5.9378, यहाँ पर 436 624 893। न्यू सीरीज बनती है आपकी, हमको पहला और दूसरा नंबर इंटरचेंज करना है, सॉरी डिजिट इंटरचेंज करनी है, मैंने गलत बोला, नंबर नहीं डिजिट इंटरचेंज करनी है। तो यहाँ पर हम डिजिट इंटरचेंज करी 159 738 346 एंड 264 एंड 983, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई इनमें से, आप बताओ ना, न्यू डिजिट में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 983 है। वो डिजिट की बात कर रहे हैं, तो डिजिट में हमेशा नई सीरीज चेक करेंगे, नई सीरीज से ही आंसर देंगे, मैं आपको बताया था अभी। तो इसमें सबसे हाईएस्ट 983 है, इसमें सेकंड डिजिट कौन सी होगी, सेकंड डिजिट 9 के बाद 8 होगी, तो 8 है आपकी सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर की, आंसर होगा 8, ठीक है। इसमें न्यू सीरीज़ में फाइंड प्लस आंसर भी न्यू सीरीज से दैट पर्टिकुलर डिजिट, आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब हम करते हैं इसी के अंदर दूसरा टॉपिक,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बट वो लैंग्वेज टफ बना रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ऑलवेज रीड क्वेश्चन व्हाट इज़ द किंग, ठीक है, एज अ किंग, ठीक है। सो व्हाट इज़ आस्किंग, मैं किंग बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ आस्किंग, वो पूछ क्या रहा है आपको मेरे से ये देखना है, डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द मिडल ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। तो वही आपको मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो बताई दी है कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा मैं रफ पॉइंट डालूंगा कि हम क्या हम और कर सकते हैं। कैन बी का इस्तेमाल होता है मतलब कौन सा वर्ड बन सकता है, कैन नॉट बी मतलब कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। याद रखना, अगर क्वेश्चन बोलता है कैन बी कौन सा हो सकता है, तो उसका मतलब है कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी का मतलब होता है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, जो आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो कितने हाउ मेनी कितने सच ऐसे पेयर बन सकते हैं लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड, ठीक है, ऑफ विच हैज अ मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वर्ड मतलब इनके बीच में बन सकते हैं, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि एच और एन के बीच में कितने वैसे लेटर बन सकते हैं, ठीक है। तो सेम अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 5 लेटर होने चाहिए, समझ में आया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखोगे ये एच है और ये एन है, ठीक है। ABCD मैंने EF पूरे यहाँ एन लिखा है। अब इनके बीच में कितने लेटर बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बन रहे हैं और वो पूछ यही रहा है कि मैक्सिमम किसके अंदर बनेंगे ऐसे लेटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कितने एच और एन के बीच में कितने लेटर होंगे, 5 होंगे, यहाँ पर 5 होंगे, ठीक है। अब पेयर बनाना है, ठीक है। फाइंड आउट द हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर इन गिवन वर्ड व्हिच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि इनके बीच में भी सेम अल्फाबेट हो, इनके बीच में मतलब फॉर एग्जांपल एच और एन के बीच में 5 अल्फाबेट आ रहे हैं अगर इस लेटर में देखो, ठीक है। तो अगर आप अल्फ़ाबेट में जाओगे तो यहाँ पर अगर एच और एन के बीच में 5 लेटर आ रहे हैं तो यहाँ सेम है, तो एच फर्स्ट हो गया, ठीक है। देन सेकेंड आप फाइंड आउट करोगे तो ओ के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन ओ और एन के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ ओ और एन के बीच में, ओ और एन के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो ओ एन के बीच में 0, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। देन आप देखोगे कि आर और ओ के बीच में, तो आर और ओ के बीच में तो आर और ओ के बीच में, ठीक है, तो कितने 2 आए, तो आर और ये एक ओ यहाँ पर है, 2 आ रहे हैं, तो आर और ओ हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है, इसके बीच में 2 आ रहे हैं, तो ये सही हो गया। देन देखोगे आप आर और एन के बीच में, तो आर और एन के बीच में तो यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ पर कितना आ रहे हैं, आर और एन के बीच में यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलेगा कि हाँ एक एच और एन है, आर और ओ है, आर और एन है, ठीक है। इन तीनों में लेटर आ रहे हैं 5 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है पूरा। तो उसने बस नंबर ऑफ पेयर पूछे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर ये हो गया HNRORNON, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, बस एक बेसिक इन्फो है, वो अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज है पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, आपको याद समझ में आपको याद होनी चाहिए। प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से सबसे पहला नंबर एलिमेंट पूछ रहा है। फॉलोड बाय मतलब होता है, देखो अगर वो मैंने पिछले बार आपको बताया था, प्रीसीडेड मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले वाला एलिमेंट, ठीक है। जैसे प्रीसीडिंग बाय मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहला नंबर जो एलिमेंट है। फॉलोड बाय मतलब होता है राइट हैंड साइड की तरफ से जो पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ गलत पिछला बार वीडियो में बता दिया होगा, सॉरी मतलब पिछले क्वेश्चंस में, तो आपको इसको सही कर लेना है, ठीक है। एंड और का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है हमेशा 2 कंडीशन एक साथ आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो उसको हम चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो और में क्या होता है कि 2 कंडीशन में से एक भी अगर सेटिस्फाई हो गई तो चल जाएगा, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 1 ट्रू देन ऑल्सो राइट, ठीक है। तो एटलीस्ट एक सही कर दो हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन एंड के अंदर आपको याद रखना है एंड और बट सेम होता है, तो अगर जो सेम एंड के अंदर कंडीशन है वही बट के अंदर कंडीशन है। एंड के अंदर आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तो बट के अंदर आपको 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो यार अगर वीडियो पसंद है तो यार लाइक करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कब कैसे चलेगी आपको वीडियो, ठीक है। और प्लीज़ में आकर बहुत सारे आपकी रीजनिंग की वीडियो वो देख सकते हो, मैथ की वीडियो में बना रखी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या नहीं बना रखा है, ठीक है, परसेंटेज ये वो सब बना रखी है, ठीक है। आप जाके आप चेकआउट करो, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा प्लीज़ देख के, और वहाँ पर किस तरीके से समझा रखा है, ठीक है। फिर
अगर आप मेरी वीडियो देख के आप फिर आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे आर से डोल के कोई भी, ठीक है, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन कितनी ईजी लग रहा है, ठीक है। अगर वैसे आप अटेम्प्ट करोगे आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। तो यार आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कैसे लगी और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, थैंक यू।